ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कि वेपर बनाने वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके लिए रॉल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया वो ध्यान दीजिए। रॉल्स का कहना है कि इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा बनाया गया वेपर भी ज्यादा होगा और लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ए और बी दोनों वेपर बना रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों ए और बी कंपोनेंट में से जिसका मोल ज्यादा होगा, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसके द्वारा बनाया गया वेपर भी ज्यादा होगा। और अगर वेपर ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होने से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो यही रॉल्स कहता है कि ए का मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए। यही मैं कह रहा हूं, मैंने यहां पर मैथमेटिकली इस बात को लिख दिया हूं कि इस कंपोनेंट ए का मोल सॉल्यूशन के अंदर में नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसके द्वारा बनाया गया वेपर और लगाया गया प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर स्टूडेंट इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। तो इसी बात को मैं कैसे लिख रहा हूं? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर। अब इसकी जगह मैं प्रोपोर्शनल को हटा रहा हूं, तो एक इक्वल टू का सिंबल दिया और एक कांस्टेंट लिखा के के नाम से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखिए के कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर बनाने का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी आपका, वेपर प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होगा। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में ही वेपर बनाना शुरू करता है, इथाइल अल्कोहल 46 डिग्री टेम्परेचर में ही वेपर बनाना शुरू करता है। तो किसी भी सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर में बदलने का टेंडेंसी या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर का वैल्यू भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगा। मतलब वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में कांस्टेंट ही होगा। तो सिंस प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की जगह पर हम यहां पे प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर रख देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पी नॉट ए, मतलब ए कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। इसका मतलब रॉल्स का क्या कहना था कि अगर किसी भी कंपोनेंट का आप सॉल्यूशन के अंदर में अगर किसी कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वहां आपको दो टर्म चाहिए। क्या? पहला टर्म उसका प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है, और दूसरी बात उस सॉल्यूशन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर अगर वो टोटल सॉल्यूशन 1 मोल है तो उस सॉल्यूशन के अंदर उसका कितना मोल प्रेजेंट है, मतलब उसका कितना मोल फ्रैक्शन है। तो आइए इसी बात को फिर हम लोग दूसरे कंपोनेंट बी के लिए भी देखते हैं। तो यहां भी वही बात कहना है कि इस सॉल्यूशन में बी का मोल जितना ज्यादा होगा, बी का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। बी भी वेपर बना रहा है, अगर बी के द्वारा बनाया गया वेपर ज्यादा होगा तो बी के द्वारा लगाया गया वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब पीबी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो यहां भी वही बात कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर में बी का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब देखिए फिर यही बात यहां के लिए करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट को हटा रहे हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं, तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसी बात को कैसे लिखा जाएगा। पीबी की जगह पीबी रहने दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटाए तो इक्वल टू का साइन लगाए और कांस्टेंट लगा दिए के। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? काई बी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में
वेपर बनाने का टेंडेंसी या वेपर बनाने का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के जगह में प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर हम लोग रखेंगे। तो प्योर स्टेट में बी के वेपर प्रेशर को कैसे दिखाया जाएगा, पी नॉट बी से। और यहां से फिर वही कंक्लूजन निकल के आया कि किसी भी कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन के अंदर में किसी भी कंपोनेंट का अगर आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वहां आपको दो टर्म चाहिए, उस सॉल्यूशन के अंदर में उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है और प्योर स्टेट में उसका कितना वेपर प्रेशर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये दो स्टेटमेंट आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मुझे आगे भी चाहिए टॉपिक को समझाने के लिए कि किसी भी कंपोनेंट का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके लिए दो टर्म, सॉल्यूशन के अंदर में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है और प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है। अगर ए का आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर में देख लीजिए कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है। अगर बी एक सॉल्यूशन के अंदर में अगर बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर चेक करना चाहते हैं तो देखिए कि उस सॉल्यूशन के अंदर में बी का मोल फ्रैक्शन कितना है और प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर कितना है। अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब हमें मालूम चल गया कि ए के द्वारा इस सॉल्यूशन के अंदर में ए कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है और बी कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है। और अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वेपर प्रेशर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, P टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर प्लस कंपोनेंट बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, यही होगा। अगर किसी सॉल्यूशन के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर हम निकालना चाहते हैं तो उस सॉल्यूशन को किस किस से मिला के बनाया गया है, उन सभी के वेपर प्रेशर को आप जोड़ देंगे। तो वेपर प्रेशर को जब आप जोड़ देंगे, मिलाए गए सभी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को जोड़ देंगे तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकल के आ जाएगा। इसे आप टीएस से भी दिखा सकते हैं कि टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अच्छा, एक बात इसको ऐसे भी देखो, इसी स्टेटमेंट को एक ऐसे इस तरीके से भी समझो कि एक क्लास में मान लीजिए बॉयज और गर्ल्स दोनों प्रेजेंट हैं, बॉयज का नंबर ज्यादा है क्लास में, तो तय बात है कि अगर किसी क्लास में बॉयज का संख्या ज्यादा होगा तो बॉयज का संख्या गर्ल्स के तुलना में ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हुआ कि उस क्लास में बॉयज के द्वारा कहे गए बातों का वैल्यू भी ज्यादा होगा। अगर बॉयज का संख्या ज्यादा है तो यहां भी वही बात कहा गया है कि अगर किसी सॉल्यूशन की जैसे किसी क्लास में गर्ल्स के तुलना में अगर बॉयज का संख्या ज्यादा है तो बॉयज की कहे गए बातों का वैल्यू ज्यादा होता है, उसी तरीके से अगर किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसको पलट दो, अगर किसी क्लास में बॉयज के तुलना में अगर गर्ल्स का संख्या ज्यादा होगा तो गर्ल्स की कहे गए बातों का वैल्यू मतलब वेटेज ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर किसी कंपोनेंट में बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इन बातों को आप यहां से भी समझ सकते हो। प्रपोर्शनल को हटाएं, इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएं, प्रपोर्शनल को हटाएं, इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएं, और कांस्टेंट की जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट का अगर प्योर स्टेट में है तो वेपर बनाने का टेंडेंसी, बॉयल होने का टेंडेंसी और वेपर बनाने का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट की जगह पर मैंने प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को रख दिया। अब अगर यहां से रॉल्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, रॉल्स कहता है कि किसी कंपोनेंट का अगर आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वहां दो टर्म चाहिए, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन। प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन। और अगर पूरे सॉल्यूशन का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो आप देख लीजिए कि उस सॉल्यूशन को बनाने में आपने कितने कंपोनेंट को मिलाया था। हम लोग यहां सिर्फ दो कंपोनेंट ए और बी को मिलाए हैं, तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ दिए तो मुझे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट कि इक्वेशन नंबर 3 में मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, PS इक्वल्स टू पीए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्योर स्टेट में ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर
और सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन, प्लस पीडी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, प्योर स्टेट में बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में बी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कह देता हूं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देखते चलिएगा, इसको मैं कह दिया इक्वेशन नंबर 4। जैसे परसेंट का मतलब होता है टोटल 100 में कितना, उसी तरीके से फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल 1 में कितना। इसका मतलब अगर हम ए और बी को मिलाकर सॉल्यूशन बनाए हैं तो इसका मतलब है कि ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल 1 के बराबर होगा, टोटल 1 के बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे परसेंट का मतलब होता है टोटल 100 में कितना, उसी तरीके से फ्रैक्शन का मतलब होता है टोटल 1 में कितना। मतलब सभी कंपोनेंट को अगर मिलाएंगे टोटल वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब हम लोग वहां पर फ्रैक्शन में बात करने वाले हैं। और अगर टोटल कंपोनेंट को मिलाकर, अगर सभी कंपोनेंट को मिलाकर टोटल वैल्यू 100 आता है तो इसका मतलब हम लोग वहां परसेंट में बात करने जा रहे हैं। सिंस हम लोग यहां फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी के अगर नंबर ऑफ मोल्स को मिलाएंगे तो वो टोटल मोल्स आपका या टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 के बराबर होगा। तो अगर ए का मिलाया गया, ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर टोटल मोल फ्रैक्शन 1 आता है, तो इसी इक्वेशन के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि काई ए बराबर 1 माइनस काई बी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि काई ए का वैल्यू यहां से उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट करूंगा। आइए इसी बात को अब देखते हैं।